हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डीसी सर्किट्स के लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम समझाई थी। साथ में मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का बेसिक भी बताया था कि ये कोई सर्किट सॉल्व करने की मेथड नहीं है। ये थ्योरम सिर्फ हमें वो कंडीशन देती है कि कब कोई सप्लाई सिस्टम, ये अगर डैश बॉक्स वाला सप्लाई सिस्टम है तो किस लोड पर ये मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर सकता है, वो हालात निकाल के मैंने बताए थे। पर वो था डीसी सर्किट्स के लिए। और साथ में मैंने ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहाँ यूजफुल है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कम यूजफुल है क्योंकि इफिशिएंसी जो होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन में वो 50% होती है। और जहाँ पर मेगावाट्स मेगा वोल्ट एम्पियर में पावर ट्रांसमिट होती है जनरेटिंग स्टेशन से लोड की तरफ, तो वहाँ पे 50% इफिशिएंसी पे तो हम पावर नहीं ट्रांसमिट कर सकते। तो मोस्टली ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ये पर्टिकुलर थ्योरम इम्पीडेंस मैचिंग वगैरह में इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में मोस्टली यूजेबल है ये। पर ठीक है, आज मैं आपको एसी सर्किट्स के बारे में बता रही हूँ कि एसी सर्किट्स में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या कंडीशन होती है कि मैक्सिमम पावर कब ट्रांसमिट हो सकती है सप्लाई सिस्टम से लोड को। अब एसी सर्किट्स की बात कर रही हूँ तो लोड तो एसी होगा ही, सप्लाई भी कैसा होगा, साइनोसाइडल होगा, जिसको मैं यहाँ पर फेजर के फॉर्म में शो कर रही हूँ। और ये मेरा वोल्टेज सोर्स है तो वी फेजर है, मतलब वी आरएमएस वैल्यू और एक एंगल है। फेजर्स के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगी आप लोगों को कि फेजर्स क्या होते हैं। तो ये सप्लाई जो है एसी सप्लाई, जिसको मैं साइनोसाइडल वेवफॉर्म के फॉर्म में नहीं शो करी, इसका एक्सप्रेशन साइनोसाइडल वाला नहीं लिया है मैंने, फेजर वाला लिया है। और ये इस पर्टिकुलर सप्लाई सिस्टम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब ये पूरे सप्लाई सिस्टम का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है और उसके साथ सीरीज में उसका इम्पिडेंस ले लिया है। इम्पिडेंस मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट जो रेजिस्टेंस होता है, इमेजिनरी पार्ट रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव भी कितने होते हैं, रिएक्टेंसेस कितने होते हैं, दो टाइप के रिएक्टेंसेस होते हैं, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों अपोजिट साइन के होते हैं, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर x है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस x2 ऐसा हो सकता है। अब x1 x2 में दो डिफरेंट वैल्यूज ले रही हूँ, पर ये x1 ओम्स इंडक्टिव रिएक्टेंस को शो करेगा और जैसे ही माइनस साइन आ जाएगा तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस को शो करेगा। अगर मेरे सामने ऐसी एक क्वांटिटी आ गई माइनस x1, मतलब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ओम्स में, R भी ओम्स में, X भी ओम्स में, और ये जो Z इंटरनल इम्पिडेंस है वो भी कैसा होगा, ओम्स में। अब इस सर्किट पे लोड जो हम लगा रहे हैं वो भी हमारा एसी लोड है, मतलब रेजिस्टिव पार्ट है और रिएक्टिव पार्ट है। अब मैं चाह रही हूं कि इस ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस कितना लोड लगाए ताकि ये सिस्टम मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर सके उस लोड को। हमें वो लोड पता करके देखना है। तो नेचुरली मैं ऐसा भी समझ सकती हूँ, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब मैं यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर देती हूँ, शॉर्ट सर्किट का मतलब कैसा होगा, ए और बी के अक्रॉस क्या लगा रहेगा, शॉर्ट लगा रहेगा। यहाँ पे मेरा इंटरनल इम्पिडेंस हो गया और ये मेरा एसी सोर्स हो गया। ए और बी के बीच में मैंने क्या लगा दिया, शॉर्ट लगा दिया। ये जेड इंटरनल इम्पिडेंस है और बी एंगल 0 ये वोल्टेज सोर्स है, एसी वोल्टेज सोर्स। अब शॉर्ट लगा दिया, करंट तो बहेगा पर वोल्टेज क्या है, 0। तो यहाँ पर पावर कितनी मिलेगी, 0। मतलब जब इम्पिडेंस ZL 0 है, यानी क्या है, शॉर्ट सर्किट है, तब पावर कितनी है, 0। इसके अलावा अगर इस सप्लाई सिस्टम जिसका वोल्टेज और इंटरनल इम्पिडेंस वही है जो अभी मैंने बताया था, ए और बी के बीच में अगर मैं बहुत बड़ा इम्पिडेंस लगा देती हूँ, मतलब अप्रोक्सीमेटली इन्फाइनाइट के बराबर, तब भी पावर डिलीवर कितनी होगी, 0। मतलब ZL को अगर मैं इन्फाइनाइट कर देती हूँ, यानी ओपन सर्किट कर देती हूँ, तो उस केस में भी पावर कितनी डिलीवर होगी, 0। मतलब ZL की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी, दोनों ही हालातों में पावर कैसी मिल रही है, हमें 0 मिल रही है। मतलब एक पर्टिकुलर ZL की कोई वैल्यू होगी जिस पर मुझे मैक्सिमम पावर मिलेगी। माना कि वो वैल्यू कितनी, ZL1
और उस पर्टिकुलर ZL पर हमें पावर कितनी मिल सकती है, PL मैक्स मिल सकती है। यानी 0 ZL पर भी 0 PL है, इनफाइनाइट ZL पर भी या ज़्यादा ZL पर भी 0 है पावर। तो इसका मतलब एक कोई ZL होगा जिस पर हमें पावर कैसी मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। और अब मुझे वही ZL1 पता करके देना है जिस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगी इस सप्लाई सिस्टम से लोड को। तो ठीक है, मैं ये कैसे पता करूंगी? हाइपोथेटिकली मैं ZL को बदल रही हूँ, मतलब मैं RL को भी बदल रही हूँ और मैं XL को भी बदलती चली जा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये AC सर्किट है, AC सर्किट से लोड को डिलीवर होने वाली पावर हम एक्टिव पावर ही लेकर चलते हैं, वही वाली वॉट्स वाली। AC सर्किट में कितने टाइप की पावर होती है? 3 टाइप की। एक जनरल बात बता रही हूं मैं। AC सर्किट्स में कितने टाइप की पावर होती है? 3 टाइप की, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। एक्टिव पावर की यूनिट वॉट्स होती है, वो पावर है जो लोड यूज करता है। Q ये रिएक्टिव पावर है, ये वो पावर है जो सोर्स से लोड की तरफ जाती है और लोड से वापस लौट के सोर्स की तरफ आ जाती है। ये अभी मुझे पढ़ाना बाकी है ये कॉन्सेप्ट। और एपरेंट पावर मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि सप्लाई सिस्टम जो है वो S पावर दे रहा है, पर उसमें से P जो है वो कंज्यूम कर ले रहा है लोड, और Q जो है वो वापस लौट के किसके पास आ जा रही है? सप्लाई के पास। ये पावर यूनिडायरेक्शनल है, मतलब सोर्स से लोड की तरफ। ये पावर बाय डायरेक्शनल है, एक बार ये सोर्स से लोड की तरफ और फिर लोड से सोर्स की तरफ आ जाती है, मतलब ये यूज नहीं हो पाती, सिर्फ समझो टच करके लोड को लौट के आती है। तो अब मैं यूजेबल कौन सी पावर कहूं? P एक्टिव पावर। तो नेचुरली जब मैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की बात कर रही हूं, मतलब सोर्स से लोड को कितनी एक्टिव पावर मैक्सिमम कितने लोड पर मैक्सिमम एक्टिव पावर ट्रांसमिट हो रही है या ट्रांसफर हो रही है, वो हम देख रहे हैं। हम वो लोड पता करना चाह रहे हैं ZL को बदल बदल के जिस पर मैक्सिमम एक्टिव पावर सोर्स से लोड की तरफ ट्रांसमिट हो सके, वो हम पता करने जा रहे हैं। ठीक, अब एक्टिव पावर क्यों होगी? मैं यहाँ पर रिएक्टिव क्यों नहीं ले रही हूँ, एपरेंट क्यों नहीं ले रही हूँ? अभी मैंने बताया। PL एक्टिव पावर है, वॉट्स में कितनी होती है? I² RL। और अगर AC सर्किट्स में जो हम पढ़ चुके हैं उसके टर्म्स में बात करें तो इस लोड से बहने वाला करंट, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज, मतलब VL वोल्टेज मान के चल रही हूँ, ZL के अक्रॉस का वोल्टेज कितना लेकर चल रही हूँ मैं? VL, मतलब A और B के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है? VL। और A और B के बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I करंट फ्लो हो रहा है। और पावर फैक्टर एंगल कितना है? phi L, cos phi L। तो ये एक्टिव पावर का एक्सप्रेशन AC सर्किट्स में हम पढ़ चुके हैं। इसमें से बहने वाला करंट, इसके अक्रॉस का वोल्टेज और इसका पावर फैक्टर एंगल का कॉस, ये पूरा एक्टिव पावर होता है। पर यहाँ पर मैं ये वाला एक्सप्रेशन ना यूज करके ये वाला एक्सप्रेशन ही ले रही हूँ जो हमने DC सर्किट्स में भी लिया था। दोनों में से किसी को भी फॉलो करके सेम कंक्लूजन पे हम पहुंच सकते हैं, पर फिलहाल मैं I² RL लेकर चल रही हूँ। ठीक, अब मैं I को डिफाइन कर रही हूं। I जो होगा मैग्नीट्यूड, I का जो मैग्नीट्यूड है वो V अपॉन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड हो सकता है। इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड कॉम्प्लेक्स टर्म्स का जैसा कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही करते हैं, तो अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ऐसे करके पूरा इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड आया। तो वोल्टेज मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस मैग्नीट्यूड, ओम्स लॉ से मुझे करंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा इस सर्किट से बहने वाला। करंट स्क्वायर इंटू RL कर रही हूं, तो करंट स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब V² और ये अंडर रूट हट गया तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया और RL। तो ये मेरा एक्टिव पावर का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज फेजर और इन टर्म्स ऑफ द इंटरनल इम्पिडेंस एंड लोड इम्पिडेंस, ये आ चुका है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या क्या करने वाले? ZL को बदलेंगे। ZL को बदलना मतलब मुझे RL को भी बदलना है, मुझे XL को भी बदलना है। मतलब क्या क्या बदल रहा है? RL भी बदलेगा, ये RL बदलेगा, ये XL बदलेगा। और अगर मैथ्स का मैं क्या मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगाने जाऊं तो वहाँ पार्शियल
डिफ्रेंसिएशन होगा और वो इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा पीएल मैक्स पता करने की कंडीशन। एक बार मुझे डेल पीएल बाय डेल आरएल करके देखना पड़ेगा और इसको इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, और एक बार मुझे डेल पीएल बाय डेल एक्सएल इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तब मुझे पीएल मैक्स मिले, ऐसी कंडीशन हाथ में आएगी मेरे। पर अब ये 2 बार मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँ, इसको इक्वल टू 0 लगाऊं, उससे बेटर है मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट यूज कर रही हूं। मैं इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रही हूं। क्या? पीएल मैक्सिमम कब हो सकता है? जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो। ठीक, अब ये डिनोमिनेटर मिनिमम कब हो सकता है? ये दोनों तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, तो ये एडिटिव ही रहेंगे और इनका स्क्वायर और बड़ा होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको नहीं ऑब्जर्व करती, मैं इसको देखती हूं। इसको देखने पे मुझे मालूम है ये अगर इंडक्टिव है और ये भी इंडक्टिव रहा तो दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव। एक्स भी पॉजिटिव होगा और एक्सएल भी पॉजिटिव होगा, मतलब दोनों का एडिशन होगा, तो स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। ठीक, एक्स अगर कैपेसिटिव रहा, ये कैपेसिटिव और ये भी कैपेसिटिव, तो दोनों निगेटिव रहेंगे। दोनों कैपेसिटिव है तो दोनों निगेटिव रहेंगे, तो उनका सम भी बड़ा हो जाएगा और माइनस भी स्क्वायर से हट जाएगा, तो स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा। पर ये मिनिमम हो सकता है जब x अगर इंडक्टिव है और एक्सएल अगर कैपेसिटिव है, तो दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्टिव हो जाएगा, मतलब ये एक दूसरे को कंपनसेट कर लेंगे, कम पे ले आएंगे, मिनिमम कर लेंगे। मतलब रिएक्टेंस सर्किट का कम हो सकता है अगर ये इंडक्टिव है और ये कैपेसिटिव है, मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, या फिर ये कैपेसिटिव और ये इंडक्टिव है, मतलब दोनों में से एक प्लस और एक माइनस होगा, तो ये जो ब्रैकेट है ये छोटा हो सकता है, और ये छोटा मतलब ये छोटा, तो पीएल ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो क्या मैं इसे इस मेथड को नहीं फॉलो कर रही हूं, तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूं कि एक्सएल को किसके बराबर होना पड़ेगा? माइनस एक्स के, ताकि ये डिनोमिनेटर छोटा हो जाए। ठीक, तो मेरी पहली कंडीशन आ चुकी है पीएल को मैक्सिमम की तरफ ले जाने में। जब ये डिनोमिनेटर को मैंने कुछ हद तक कम कर दिया है बाय कंसिडरिंग कि ये जो रिएक्टेंस होगा वो किसके अपोजिट नेचर का होगा। अगर ये रिएक्टेंस, ये वाला रिएक्टेंस इंडक्टिव है तो इसे कैपेसिटिव होना पड़ेगा, मतलब ये माइनस एक्सएल जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? माइनस स्मॉल एक्स के, मतलब ये कैपेसिटिव होना पड़ेगा इसको, ताकि दोनों का सम क्या आ जाए? 0 पे आ जाए। मतलब एक्सएल कैसा होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ स्मॉल एक्स। एक्सएल कैसा होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ स्मॉल एक्स। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी थी कि मैं आरएल को भी बदलूं, एक्सएल को बदलूं, वो कॉम्प्लेक्सिटी मैंने इस तरीके से सप्रेस कर दी। मुझे एक पर्टिकुलर कंडीशन मिल गई है मैक्सिमम ट्रांसफर पावर का करवाने में कि मुझे लोड रिएक्टेंस किसके बराबर चाहिए? मुझे लोड रिएक्टेंस इंटरनल रिएक्टेंस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट चाहिए। तो मैं कुछ हद तक पीएल को बढ़ा सकती हूँ, मैक्सिमम की तरफ ले जा सकती हूँ। मतलब टू टेक पीएल टूवर्ड्स पीएल मैक्स, पीएल को पीएल मैक्स की तरफ ले जाने के लिए एक्सएल को स्मॉल एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए, तो हम काफी हद तक पीएल मैक्स को अचीव करने की तरफ चले जाएंगे। ठीक, इसी कंडीशन को मैं फॉलो कर रही हूँ इस सर्किट पर। तो इस वाले एक्सएल को मैं स्मॉल एक्स लिख रही हूँ और साथ में माइनस साइन लगा रही हूँ, और ये वाला तो आर प्लस जे एक्स है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक्सएल होना चाहिए, मतलब माइनस जे एक्स होना चाहिए। ठीक है, अब इस सर्किट को और छोटा कर सकती हूँ क्योंकि प्लस जे एक्स और माइनस जे एक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस एक्स होते हुए भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्स और एक लोड इम्पिडेंस का, एक इंटरनल इम्पिडेंस का एक्स और एक लोड इम्पिडेंस का माइनस जे एक्स होने की वजह से यहाँ पर सर्किट पूरा का पूरा किस में बदल जाएगा? रेजिस्टिव सर्किट में, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस।
रिएक्टेंसेस होते हुए भी दोनों एक दूसरे को नल एंड वॉइड कर दे रहे, कंपनसेट कर दे रहे हैं। अब इस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो मैं PL टू गेट PL मैक्स बाय लोड को PL मैक्स मिले, तो ये ऐसे सर्किट्स के लिए डीसी सर्किट्स में ही हम कंडीशन निकाल चुके कि RL को किसके बराबर होना पड़ेगा, RL को किसके बराबर होना पड़ेगा, स्मॉल r के। मतलब एक कंडीशन, अब मैं पूरा का पूरा वही सॉल्व नहीं करूंगी, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए डीसी सर्किट्स के लिए जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मैंने समझाई है, उसमें ये कंडीशन मैंने निकाल के बताई है, RL इक्वल टू स्मॉल r। तो अब ओवरऑल एसी सर्किट्स के लिए क्या कंडीशन बन गई है? सो कंडीशन फॉर PL max is ZL must be equal to small r minus jx। ZL कैसा होना चाहिए? स्मॉल r प्लस माइनस zx, मतलब इट शुड बी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इंटरनल इम्पिडेंस। इंटरनल इम्पिडेंस का ये क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए। और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, यहाँ पे ZL अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है इंटरनल इम्पिडेंस का, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करेगा ये सप्लाई सिस्टम लोड को। ठीक, अब यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि PL मैक्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। PL मैक्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? PL मैक्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो आएगा, यहीं से देख सकते हैं, PL मैक्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो V स्क्वायर, RL को स्मॉल r रखा, ये 0 हो जाएगा और ये दोनों मिलके 2r हो जाएगा, और उसका स्क्वायर मतलब V स्क्वायर अपॉन 4r। ये वही वॉट्स की वैल्यू आई जो डीसी सर्किट्स में आई थी और आनी भी चाहिए, क्योंकि हम तो एक्टिव पावर को ही चेकआउट कर रहे हैं। एक्टिव पावर ही कितनी मैक्सिमम ट्रांसमिट हो रही है सप्लाई सिस्टम से लोड की तरफ, वो हम देख रहे हैं। और नेचुरली इफिशिएंसी भी कितनी होगी? 50%। प्लीज़ आप मेरे लास्ट वीडियो को देखिएगा। एसी सर्किट में भी हम आउटपुट पर भी क्या ले रहे हैं? एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर कितनी आउटपुट पर? I स्क्वायर R। इनपुट कितना होगा? I स्क्वायर R प्लस I स्क्वायर R का मतलब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको 50% इफिशिएंसी ही मिलेगी। आप प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा। तो इस तरीके से एसी सर्किट्स के लिए हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन निकाल सकते हैं। एक छोटा सा और केस बचा है एसी सर्किट्स के लिए, इसे आप केस 1 समझिए, मैं केस 2 नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। आप लोग किसी भी टाइप का इंटरव्यू अगर फेस करने वाले, किसी भी टाइप की एग्ज़ाम, थ्योरी एग्ज़ाम देने वाले हैं या गेट की एग्ज़ाम, तो आप ये सब कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर रिवाइज और ब्रश अप कर सकते हैं। थैंक यू।